हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपनी इवोल्यूशन के बारे में बात चल रही थी और इवोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन। हमने पढ़ा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या क्या बातें बताई। नेचुरल सिलेक्शन के बाद में एक छोटा सा टॉपिक था सीजनल सिलेक्शन। सीजनल सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि सीजन के अकॉर्डिंग वर्षा ऋतु आ रही है, बसंत ऋतु आ रही है जिसको आप बोलते हो, या फिर शरद ऋतु आ रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है। उन ऋतुओं के अकॉर्डिंग स्पीशीज की जो सर्वाइवलशिप है वो भी चेंज होती जाएगी। तो इस सिलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? साइक्लिक सिलेक्शन। उसके बाद में एक सिलेक्शन आता है जिसे अपन सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए मेटिंग पार्टनर का सिलेक्शन करना क्या कहलाता है? सेक्सुअल सिलेक्शन। यानी कि सेक्सुअल सिलेक्शन का जनरल मीनिंग क्या है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए मेटिंग पार्टनर का सिलेक्शन करना क्या कहलाएगा? सेक्सुअल सिलेक्शन। अब सेक्सुअल सिलेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे और इसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए एक मेटिंग पार्टनर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, वो चीज अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। तो सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर क्या शर्तें हैं कि किसी पार्टनर को रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। नेचर के अंदर आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हो जो सेक्सुअल सिलेक्शन का एक टाइप होते हैं। जैसे कि आप साधारण तौर पे देखते हो कि मोर के बारे में। मोर जो होता है वो मेल एंड फीमेल के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो मेल मोर होता है वो दिखने में सुंदर होता है, पंख बड़े बड़े होते हैं और डांस करने में अच्छा होता है। लेकिन फीमेल मोर दिखने में इतना अच्छा नहीं दिखता। फीमेल मोर जो है वो दिखने में इतना अच्छा नहीं दिखता और उसको ना ही डांस करना आता है। देन आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो बारहसिंगा के बारे में, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। बड़े बड़े सींग होते हैं वो मेल के होते हैं और जो फीमेल होता है उसके इतने ज्यादा बड़े सींग नहीं होते। देन आप देखते हो बर्ड्स के अंदर घोंसले। जनरली आपने पौधों के अंदर या टहनियों के ऊपर बहुत सारे घोंसले देखे होंगे, लेकिन जो लगभग घोंसले होते हैं वो खाली होते हैं, यानी उनके अंदर अंडे दिए हुए नहीं रहते। जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो लगभग घोंसले हैं वो खाली होते हैं, उनके अंदर अंडे दिए हुए नहीं होते। तो उन घोंसलों को खाली क्यों रखा गया, या फिर उन घोंसलों को किसने बनाया? तो उन घोंसलों को बनाया मेल ने। जितने भी नेस्ट थे उन नेस्ट को किसने बनाया? मेल बर्ड्स ने, और फीमेल बर्ड ने सेलेक्ट किया। उसी प्रकार से एक मछली होती है जिसको स्टिकल बैक फिश नाम से जाना जाता है। इन मछलियों के अंदर क्या होता है कि मेल मछली है वो पानी के अंदर जो दलदली अवस्था होती है, जो सरफेस के ऊपर है, वो घोंसला बनाने का काम करती है। यानी कि पानी के अंदर जितना भी कीचड़ होता है उसको एक स्पेसिफिक टाइप की सरफेस दे दी जाती है। जैसे कि मान लो ये पानी की सरफेस है, ये ऐसी कुछ पानी की सरफेस है और यहाँ पर नीचे है वो उसको ऐसी कुछ अलग टाइप की शेप दे दी जाती है, घोंसले टाइप का बना दिया जाता है जिसके अंदर बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो घोंसला बना के तैयार किए जाते हैं और बहुत सारे घोंसले बनाए जाते हैं, लेकिन एक ही घोंसले के अंदर अंडे दिए जाते हैं। देन नेचर के अंदर कितना भी आप सिस्टम देख रहे हो कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। आपने जनरल लाइफ में ये सब आपने एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? क्या वजह है कि ये सब चीजें हो रही हैं? और जितने भी आपने एग्जाम्पल देखते हो ये रिप्रोडक्शन के लिए उनका एक अडेप्टेशन है। यानी कि उन एनिमल्स के लिए रिप्रोडक्शन के लिए उनका एक अडेप्टेशन है कि अगर आपको रिप्रोडक्शन करना है तो अपने आप को फिटेस्ट शो करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? फिटेस्ट शो करना पड़ेगा या फिट साबित करना पड़ेगा और सबसे अच्छा साबित करना पड़ेगा। उसके लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन के लिए कुछ अलग से काम करने पड़ेंगे, अपने कुछ अलग कैरेक्टर शो करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पिकॉक का मैंने आपको एग्जांपल दिया। मेल पिकॉक है वो रिप्रोडक्शन के लिए सुंदर दिखता है, रिप्रोडक्शन के लिए डांस करता है। एक मेल होता है उसके चारों ओर फीमेल्स होती हैं। बहुत सारे हो सकता है कि मेल्स डांस कर रहे हैं और उसके चारों ओर फीमेल हैं। तो जो सबसे अच्छे जिसके पंख होंगे, जो दिखने में सबसे अच्छा सुंदर दिखेगा और जो सबसे अच्छा डांस करेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल के द्वारा।
यानी कि जो सबसे अच्छा दिख रहा है, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसके सर के ऊपर आप कलंगी देखते हो वो एक सुंदरता का प्रतीक है, जो अच्छा डांस कर रहा है, ये सब कैरेक्टर किसी मेल फीमेल मेल के अंदर होंगे तो उसको फीमेल के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया बारहसिंगा का। बारहसिंगा के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। वो एग्जांपल क्या दिया कि जो मेल बारहसिंगा होता है उसके सर पे बड़े बड़े सींग होते हैं, जिसके सबसे सुंदर सींग और सबसे बड़े सींग होते हैं उसको नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, और जिसके सींग हैं वो अच्छे नहीं दिखते, जो दौड़ने में अच्छा नहीं होता, उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट नहीं करती, फीमेल सेलेक्ट नहीं करती। देन मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया बर्ड्स के घोंसलों का। तो जब फीमेल को रिप्रोडक्शन करना होता है, उसकी ब्रीडिंग सीजन आती है, ब्रीडिंग सीजन आती है तो वो मेल को सेलेक्ट करने की कोशिश करती है फीमेल कि मेरे को किस बर्ड्स के साथ में क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब ब्रीडिंग सीजन आती है तो जो बहुत सारे मेल हैं वो घोंसले बनाते हैं। जो मेल सबसे अच्छा घोंसला बनाएगा उस घोंसले के अंदर फीमेल है वो अंडे देगी, और जिस मेल ने वो घोंसला बनाया है उसी के साथ वो रिप्रोडक्शन करेगी, यानी उसी के साथ में रिप्रोडक्शन करके उस घोंसले में अंडे दिए जाएंगे। जिस मेल का घोंसला अच्छा नहीं बना वो घोंसला खाली रहेगा और उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। देन दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया मछली के बारे में। जो मेल मछली कीचड़ के अंदर सबसे अच्छा घोंसला बनाती है, जो मेल मछली है वो कीचड़ के अंदर सबसे अच्छा घोंसला बनाएगा, उसको रिप्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी के घोंसले हैं वो खाली रह जाएंगे, किसी एक मेल को सेलेक्ट किया जाता है। तो नेचर के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं कि फीमेल जो है वो मेल को सेलेक्ट करती है। तो जितने भी ये सब चीजें एग्जाम्पल्स हैं वो आप ये नोटिस करते हो कि सब के सब मेल को ही अपने आप को फिट शो करना होता है, फीमेल को फिट शो नहीं करना होता है ज्यादातर कंडीशन में। तो क्या अट्रैक्टिव दिखने के बेसिस पे उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका सिलेक्ट किया जाता है जीनोटाइप के बेसिस पर कि जिसका ज्यादा अच्छा जीनोटाइप है उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि एक तो होता है देखो जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप की डेफिनेशन आप क्या दोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। यानी जीन्स की पर्टिकुलर सीक्वेंस को अपन क्या कह सकते हैं? जीनोटाइप। इसकी आप डेफिनेशन दोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप को क्या कहते हैं? फिनोटाइप। एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप को क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी के अंदर घुस के ये पता नहीं कर सकते कि जीन्स उसकी कैसी हैं। हो सकता है कि आप मशीनरी से या पोस्टमार्टम कर रहे हो या कुछ और अंदर की चीजें कर रहे हो तो आपको पता चल सकता है कि इसका जीन कैसा है। डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो आपको पता चल सकता है कि जिसका जीन कैसा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा थोड़ी है कि फीमेल बर्ड है वो मेल बर्ड्स का जीनोटाइप अंदर से जीनोटाइप चेक करेगी और फिर उसके साथ में रिप्रोडक्शन करेगी। हमने फिनोटाइप की क्या डेफिनेशन दी कि एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप क्या कहलाता है? फिनोटाइप। जो फीमेल हैं, जितनी भी फीमेल हैं वो ये देखती हैं कि किसका जीनोटाइप अच्छा है, उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट किया जाए। लेकिन जीनोटाइप को बॉडी के अंदर कोई भी नहीं देख सकता। जब तक आप डीएनए की सीक्वेंस नहीं करोगे, जीन्स की सीक्वेंस नहीं करोगे, तब तक जीनोटाइप का आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप किस बेस पे पता कर सकते हो कि उसका जीनोटाइप अच्छा है? उसके फिनोटाइप पे, कि किसी के अंदर अच्छी जीन है तभी वो कैरेक्टर बाहर एक्सप्रेस हुआ है। जैसे कि मान लो अपन बोल पा रहे हैं, ठीक है, अपन बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अच्छा बोल पा रहे हैं, अपने को तोतली बोली नहीं आती है। सीधी सी बात है कि ये कैरेक्टर कहां से आया है? जीन से अपने अंदर कैरेक्टर आया है। यानी जीन का एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप वो होता है जो आप बाहर से नोटिस कर सकते हो, अपनी मोर्फोलॉजी, जो भी कैरेक्टर बाहर से दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो आपके अंदर जितने भी कैरेक्टर बाहर दिखाई दे रहे हैं उन सब के लिए अंदर आपके अंदर क्या है? जीन मौजूद है।
जितने भी कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, उन सब के लिए पर्टिकुलर जीन मौजूद हैं। जो कैरेक्टर अच्छा है तो उसका मतलब उसका जीनोटाइप भी क्या है, अच्छा है। यानी फिनोटाइप अच्छे से एक्सप्रेस हुआ है, आपको फिनोटाइप बाहर से अच्छा दिख रहा है, तो उससे क्या साबित होता है कि उसका जीनोटाइप भी अच्छा है, तभी उसका फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ है। तो जितने भी जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए मेटिंग पार्टनर को फिनोटाइप के बेसिस पे एक्सप्रेशन या सेलेक्ट करती हैं कि अगर उसका फिनोटाइप अच्छा है, वो फिनोटाइप अच्छा तभी है जब उसका जीनोटाइप अच्छा है, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप क्या कहलाता है, फिनोटाइप। अगर फिनोटाइप अच्छा दिख रहा है तो इसका मतलब एक्सप्रेशन कौन हुआ है, जीनोटाइप का एक्सप्रेशन हुआ है, जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। तो जिसका जितना अच्छा जीनोटाइप होगा उसका उतना ही अच्छा क्या होगा, फिनोटाइप। जिसका जितना खराब जीनोटाइप होगा उसका फिनोटाइप भी क्या होगा, खराब। तो बाहर से देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो एप्रोप्रिएट, 100% तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो जीन को एक्सप्रेशन होने से रोक सकते हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे होते हैं जो जीन्स को एक्सप्रेशन होने से रोक सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके कलर का जीन है, आपके अंदर गोरे कलर का जीन है, आप एकदम से गोरे हो, लेकिन कंटिन्यूस अगर आप हाई टेम्परेचर के अंदर रह रहे हो, आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, कश्मीर के अंदर आप रह रहे थे, आपकी बॉडी के अंदर गोरे कलर का जीन था, आप एकदम फेयर कलर था आपका, ठीक है, लेकिन कश्मीर से आप हाई टेम्परेचर वाले इलाके में आ गए जहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, उससे नीचे कभी जाता ही नहीं है। तो क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो आपका रंग है वो काला हो जाएगा। तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि जीन्स एक्सप्रेशन नहीं हो पाई, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो जीनोटाइप अच्छा है तो उसका फिनोटाइप क्या है, अच्छा है। तो उस बेसिस पे फीमेल सेलेक्ट करती है देख के, जो चीज बाहर से अच्छी दिख रही है तो उससे ये साबित होता है कि उसका अंदर से जीन्स हैं वो भी अच्छी हैं, और अंदर से जीन्स अच्छी हैं तो इसका मतलब जो प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे वो भी अच्छे कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे, उनके अंदर भी वेरिएशन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो जितने भी बाहर से आप देख पाते हो, पिकॉक को देख लो, जितने भी बर्ड्स हैं उनको देख लो, या फिर जो बारहसिंगा है उसको देख लो, या फिर जितनी भी मछलियां हैं उन सबको देख लो, वो अपना जीनोटाइप अच्छा करने का परफॉर्मेंस देते हैं। वो उस ये परफॉर्मेंस इसलिए देते हैं कि हमारा जो जीनोटाइप है वो अच्छा है, और हमारा जीनोटाइप अच्छा है उसी के बेसिस पे हमारा फिनोटाइप आपको बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो उसलिए उस बेसिस पे फीमेल हैं वो उनको सेलेक्ट करती हैं। ये बात होगी सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में कि इस बेसिस पर सेक्सुअल सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन नेचर के अंदर आप ये नोटिस करते हो कि सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर हमेशा फीमेल ही क्यों सेलेक्ट करती हैं मेल को? क्या मेल फीमेल को सेलेक्ट कर नहीं कर सकता? मेल भी फीमेल को सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन इकोलॉजी या इवोल्यूशन का एक नियम होता है। वो नियम ये है वो नियम ये है कि रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव बेनिफिट। रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव बेनिफिट। ये एक फॉर्मूला होता है, यानी कि फीमेल के पास चॉइस होती है, ज्यादातर नेचर के अंदर फीमेल के पास में चॉइस होती है, मेल के पास में चॉइस नहीं होती है। मेल अगर अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर पाया तो उसको रिप्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा, अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको रिप्रोडक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? फीमेल के पास ही चॉइस क्यों है, मेल के पास ये चॉइस क्यों नहीं है? क्योंकि इवोल्यूशन का या इकोलॉजी का एक रूल होता है, जो ज्यादा कॉस्ट चुकाएगा बेनिफिट भी किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा। यानी कि जो ज्यादा कॉस्ट चुकाएगा बेनिफिट भी किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा। जैसे ये इकोलॉजी का रूल है, आप डेली लाइफ में इस चीज को आराम से नोटिस कर सकते हो कि जो जितनी ज्यादा कॉस्ट चुकाता है बेनिफिट भी उसी को मिलता है, देर सवेर बेनिफिट उसी को ही मिलेगा। अब आप रिप्रोडक्शन के मामले में बात कर रहे हो तो इसे आगे रिप्रोडक्शन लगा दो कि जो रिप्रोडक्टिव कॉस्ट जितनी ज्यादा चुकाएगा रिप्रोडक्टिव बेनिफिट उन्हीं को ज्यादा मिलेगा। तो नेचर के अंदर आप देख रहे हो कि फीमेल को क्या मिल रहा है, रिप्रोडक्टिव बेनिफिट, और रिप्रोडक्टिव बेनिफिट अगर फीमेल को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने कॉस्ट भी ज्यादा चुकाई है। यानी कि मेल का एक प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में कितना योगदान होता है, कुछ भी योगदान नहीं होता है। एक स्पर्म को रिलीज करने के बाद में मेल का कुछ भी योगदान नहीं होता,
उसको 9th मंथ पालना है, या फिर बर्ड्स के अंदर हो सकता है कि ये पीरियड छोटा हो लेकिन एग बनेंगे वो फीमेल की बॉडी में बनेंगे, जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे वो फीमेल की बॉडी में रिलीज होंगे। और जब आप हाई लेवल के एनिमल्स के अंदर देखते हो, इन केस ऑफ ह्यूमन के अंदर आप देखते हो तो ह्यूमन के अंदर एक फीमेल होती है, फीमेल का और मेल का अगर आप रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव बेनिफिट देखो तो उसकी रिप्रोडक्टिव कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा होने से क्या मतलब है कि जब उसकी एज है वो 13 ईयर्स होती है, उसकी एज क्या है 13 ईयर्स उसकी एज होती है, तब से उसका रिप्रोडक्टिव कॉस्ट शुरू होता है और जब तक वो 40 या 45 तक नहीं हो जाती उसका रिप्रोडक्टिव कॉस्ट है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। यानी कि महीने में 28 दिन का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उसके 3 या 4 दिनों के अंदर आप रिप्रोडक्टिव कॉस्ट को आसानी से महसूस कर सकते हो। जब इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तब उसका रिप्रोडक्टिव कॉस्ट है वो आप डिनोट कर सकते हो, या फिर वो 9 महीने तक जो प्रोजेनी को अपने बॉडी के अंदर सर्वाइव करवाती है उसको न्यूट्रिशन दे सकती है, तब आप उसका रिप्रोडक्टिव कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना रिप्रोडक्टिव कॉस्ट लगाती है। या फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद में उसको न्यूट्रिशन देना या जितनी भी उसकी केयरिंग करना, पेरेंटल केयरिंग करना, उसका आप अंदाजा लगाओगे तो उसका रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ऑफ मेल की बजाय ज्यादा है। इस प्रकार आप फीमेल और मेल में रिप्रोडक्टिव कॉस्ट की बात करोगे तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है इन केस ऑफ मेल के कंपेरिजन में। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा होता है, इसीलिए चॉइस किसको मिलेगी, फीमेल को मिलेगी। अगर रिप्रोडक्टिव कॉस्ट फीमेल का ज्यादा है तो चॉइस भी किसको मिलेगी, फीमेल को मिलेगी। और अगर मेल का रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा है तो चॉइस किसको मिलेगी, मेल को मिलेगी। ह्यूमंस के अंदर थोड़ा सा ह्यूमंस है वो कहीं भी सेट नहीं होता, इकोलॉजी के अंदर भी सेट नहीं होता और इवोल्यूशन के अंदर भी सेट नहीं होता। बाकी सारे के सारे एनिमल्स है वो बड़े आसानी से सेट हो जाते हैं। ह्यूमन सेट क्यों नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन के पास में ब्रेन है, ह्यूमन के पास में क्या है, डेवलप्ड ब्रेन है, और वो अपने इस ब्रेन के बेसिस पे बहुत कुछ कर सकता है, सारी सिचुएशंस को बदल सकता है। जैसे कि मान लो रिप्रोडक्शन करने के लिए चॉइस ह्यूमन के अंदर मेल के पास भी हो सकती है और फीमेल के पास भी हो सकती है। जैसे कि एक आदमी बड़ी नौकरी लग गया, बड़ी नौकरी लग गया तो ये रिप्रोडक्टिव को चॉइस किसके पास आ जाएगी, अगर बड़ी जॉब लग गया तो चॉइस है वो मेल के पास में आ जाएगी। और अगर एक आदमी बेरोजगार है और वो किसी भी कंडीशन में नहीं है तो चॉइस किसके पास आएगी, फीमेल के पास में। यानी हो सकता है कि उसकी रिप्रोडक्टिव पार्टनर मिल भी जाए और हो सकता है कि उसको रिप्रोडक्टिव पार्टनर नहीं भी मिले। तो जो आदमी जॉब लगा है यानी कि कॉस्ट तो उसने भी चुकाई है, यानी जॉब लगने के लिए या फिर किसी हाई लेवल पे वो इंसान गया है तो कॉस्ट उसको उसने भी चुकाई है, और अगर उसने कॉस्ट चुकाई है तो बेनिफिट भी उसको जरूर मिलेगा। तो ये नेचर का रूल है कि किसी इंसान ने या किसी एनिमल्स ने, यानी इकोलॉजी इंसान और एनिमल्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकती, एक इंसान है, ह्यूमन है, वो भी एक जानवर के बराबर ही है इन केस ऑफ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इसको कोई मतलब नहीं है, इवोल्यूशन बस इतना सा बात बोलता है कि जो ह्यूमंस है उसके पास में ब्रेन दे दिया और बाकी जो जानवर जितने भी हैं उनके पास में ब्रेन की कमी है, इसलिए ह्यूमन जो है वो सबसे डेवलप्ड एनिमल्स होता है। तो ये एक इवोल्यूशन का या फिर आप मान लो नेचर का रूल है कि जो एनिमल कॉस्ट चुकाएगा नेचर उसको एक ना एक दिन बेनिफिट जरूर देगी। और इन केस ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन जो रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा चुकाएगा तो बेनिफिट भी उसी को मिलेगा, और बेनिफिट मिलने का मतलब क्या हो गया कि चॉइस भी क्या मिलेगी, उसी को मिलेगी। तो ये होता है सेक्सुअल सिलेक्शन। किस बेसिस पे सेक्सुअल सिलेक्शन होता है, कैसे कैसे सेक्सुअल सिलेक्शन हो सकता है, तो सेक्सुअल सिलेक्शन होता है अट्रैक्टिव फीचर्स के बेसिस पे। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा चुका रहा है वो अपोजिट सेक्स वाले मेंबर को अट्रैक्टिव फीचर्स के बेसिस पे सेलेक्ट करेगा कि आपका अट्रैक्टिव फीचर कैसा है। अगर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर परफॉर्मेंस खराब है तो रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जिसने कॉस्ट चुकाई है चॉइस भी किसको मिलेगी, उसी को मिलेगी। तो ये होता है सेक्सुअल सिलेक्शन। क्यों किया जाता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर पॉलीगेमस कंडीशन होती है। ये जो रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव बेनिफिट जो CSIR नेट JRF है उसके 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर का। 2018 के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा, रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव बेनिफिट। उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई थी कि ऐसी ऐसी कंडीशन है तो बताओ किसके पास तो चॉइस रहेगी और किसको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी शो करनी पड़ेगी।
तो नॉर्मली तो क्या होता है नॉर्मली नेचर के अंदर फीमेल के पास चॉइस होती है, लेकिन उस क्वेश्चंस के अंदर एक ऐसी कंडीशंस दी गई थी कि चॉइस मेल के पास थी, फीमेल के पास में चॉइस नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया, गलत कर दिया। लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते ही ये कर दिया कि चॉइस तो हमेशा किसके पास में रहती है, फीमेल के पास में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी हुई होती है उस कंडीशन को देख के क्वेश्चन सोल्व करना होता है कि जो कंडीशन दी हुई है उसके अनुसार चलना है, जो नॉर्मल नेचर में चल रहा है वो अपने को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेक्सुअल सिलेक्शन किन एनिमल्स में होगा, पॉलीगेमस कंडीशन के अंदर। पॉलीगेमस का क्या मतलब होता है, पॉलीगेमस का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए एक पार्टनर होता है और उसका जो अपोजिट सेक्स वाले बहुत ज्यादा पार्टनर होते हैं। यानी कि हो सकता है एक मेल के साथ में, एक मेल के साथ में बहुत सारी फीमेल हैं वो रिप्रोडक्शन कर रही हैं, एक मेल के साथ में बहुत सारी फीमेल रिप्रोडक्शन कर रही हैं, या एक फीमेल के साथ में बहुत सारे मेल हैं वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीगेमस। यानी कि एक पार्टनर के साथ में बहुत सारे पार्टनर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं क्या बता रहा हूं आपको, पीकॉक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो बहुत सारी फीमेल उसके आसपास होती हैं। जिस मेल पीकॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो दिखने में सबसे अच्छा है, उसी को सेलेक्ट करके बहुत सारी फीमेल पीकॉक हैं उसके साथ में रिप्रोडक्शन कर लेंगी और बाकी मेल को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो होता है अट्रैक्टिव फीचर। अब एक दूसरा टाइप का सेक्सुअल सिलेक्शन होता है जिसको आप इंटरसेक्सुअल या इंट्रासेक्सुअल आगे पढ़ेंगे। इंट्रासेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि एक ही टाइप के सेक्स के अंदर सिलेक्शन होता है। यानी कि शेर, आप जंगल में देखते हो ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो शेर होते हैं वो बहुत ही अग्रेसिव कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं। तो मेल के अंदर कंपटीशन होता है, मेल के अंदर झगड़ा होता है, जो मेल सेलेक्ट होता है, जो मेल जीतता है उसको सेलेक्ट किया जाता है, और जो मेल हार जाता है वो वहां से वो इलाका छोड़ के चला जाता है। यानी फीमेल है, फीमेल उनके आसपास रहती है और वो नोटिस करती है। जो मेल जीतेगा वो मेल क्या रहेगा, उस एरिया में रहेगा, और जो मेल हारेगा वो वहां से दूर चला जाएगा। तो सेक्सुअल सिलेक्शन एक तो अट्रैक्टिव फीचर्स के बेसिस पे हो सकता है, या फिर आपकी जो इंटरनल स्ट्रोंगनेस है, मसल्स की जो स्ट्रोंगनेस है उसके बेसिस पे ही हो जाएगा। यानी बहुत सारे मेल के अंदर कंपटीशन हुआ, जो सबसे स्ट्रोंग मेल है वो कंपटीशन के अंदर जीत जाएगा, और जो सबसे स्ट्रोंग मेल है फिर वो रिप्रोडक्शन का हिस्सा बन जाएगा। तो इस बेसिस पे सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। तो पॉलीगेमस का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर होता है और उसके साथ में जो अपोजिट सेक्स वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या तो एक मेल के साथ में बहुत सारी फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, या फिर एक फीमेल के साथ में बहुत सारे मेल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब पॉलीगेमस कंडीशन दो टाइप की होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक तो होती है पॉलीगाइनी, और एक होती है पोली एंड्री। एक तो क्या होती है, पोलीगाइनी होती है, और एक पोली एंड्री होती है। पोलीगाइनी का क्या मतलब होता है, पोलीगाइनी का मतलब होता है मोर देन वन फीमेल, मोर देन वन फीमेल मेटिंग विथ वन मेल। यानी एक से ज्यादा फीमेल हैं वो एक मेल के साथ में मेटिंग करती हैं, उस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हो, पोलीगाइनी कंडीशन। और पोली एंड्री के अंदर क्या हो सकता है, मोर देन वन मेल, यानी एक से ज्यादा मेल, यानी पोलीगाइनी का जस्ट उल्टा, मोर देन वन मेल मैटिंग विथ वन फीमेल। तो ये चीजें हो सकती हैं नेचर के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब आप इन सिचुएशंस को आराम से देखिए और समझिए। पोलीगाइनी कंडीशंस है वो नेचर के अंदर नॉर्मली देखने को मिलती है, यानी एक से ज्यादा फीमेल हैं वो एक मेल के साथ में रिप्रोडक्शन करती हैं। तो बताओ उनमें चॉइस किसके पास रहेगी,
देखने पे तो लग रहा है कि एक ही फीमेल है और बहुत सारी फीमेल हैं और एक ही मेल है, तो इन कंडीशंस को आपको देख के तो हो सकता है लगे कि चॉइस किसके पास रहेगी, मेल के पास, लेकिन आप गलत हो। यहां पर चॉइस किसके पास रहेगी, फीमेल के पास में। यहां पर चॉइस किसके पास रहेगी, मेल के पास में। यहां कॉस्ट ज्यादा किसने चुकाई है, फीमेल ने। यहां कॉस्ट ज्यादा किसने चुकाई है, मेल ने। अब चॉइस फीमेल के पास में है तो स्ट्रेस में कौन रहेगा, मेल रहेगा। चॉइस फीमेल के पास में है तो स्ट्रेस में कौन रहेगा, मेल रहेगा। यहां चॉइस मेल के पास में है तो स्ट्रेस में कौन रहेंगी, फीमेल रहेंगी। तो इसका मतलब या अट्रैक्टिव किसको दिखना है, ये शायद आपको नीचे दिख रहा होगा, अट्रैक्टिव किसको दिखना है, मेल को। अट्रैक्टिव किसको दिखना है, मेल को, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा फीमेल की है तो फीमेल को अट्रैक्टिव दिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अट्रैक्टिव किसको दिखना है, फीमेल को। इसका मतलब इस कंडीशन में पॉलीगाइनी के अंदर यहां पे लिख रहा हूं मैं, इस कंडीशन में सेक्सुअल सिलेक्शन किसका होगा, मेल का। और इस कंडीशन में सेक्सुअल सिलेक्शन किसका होगा, फीमेल का। तो ये चीज कंडीशन होती है नेचर के अंदर पॉलीगाइनी एंड कोली एंड्री के बारे में, कि एक से ज्यादा मेल हैं या एक से ज्यादा फीमेल हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि एक से ज्यादा फीमेल हैं और एक ही मेल है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो ये सिलेक्शन होने के बाद की सिचुएशन है, यानी कि ये एक मेल है, वो कंपटीशन जीत के आया है फीमेल के पास में। यानी कि ये एक वो मेल है जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से इस एक मेल के साथ में बहुत सारी फीमेल हैं वो रिप्रोडक्शन कर रही हैं। उसी प्रकार से ये फीमेल स्ट्रेस में क्यों है, क्योंकि ये एक वो फीमेल है जो कंपटीशन करके जीत के आई है अपने आप को फिटेस्ट शो करने के लिए, अपने आप को फिटेस्ट शो करने के लिए। और ये सबसे कंपटीशन जीत के एक विनर है। अब नेचर के अंदर सिर्फ ये एक ही बची है, तो ये सारे मेल रिप्रोडक्शन किसके साथ में कर लेंगे, इस फीमेल के साथ में कर लेंगे। लेकिन कॉस्ट ज्यादा यहाँ पर किसकी है, मेल की है। तो ऐसा नेचर में देखने को बहुत कम मिलता है कि रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा मेल की हो। रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा किसकी होती है, फीमेल की। तो नेचर के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, पोलीगाइनी। और पोलीएंड्री जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, यानी स्ट्रेस में फीमेल है वो बहुत कम रहती हैं, स्ट्रेस में हमेशा मेल ही रहते हैं। और स्ट्रेस में मेल क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम होती है। जिसकी कॉस्ट कम होगी वो स्ट्रेस में ज्यादा रहेगा, जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी वो स्ट्रेस में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर किसी ने कॉस्ट चुकाई है तो उसको स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके थे पोलीगाइनी और पोलीएंड्री क्या क्या हो सकती है। उसके अंदर ये ध्यान रखना कि ये लास्ट वाली कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, वन मेल है, ये कंपटीशन जीत के आया है। ये कंपटीशन जीत के आया यानी कि बहुत सारे मेल्स के अंदर आपस में कंपटीशन हुआ जिसके अंदर एक मेल जीता है, और इस एक मेल को सारी फीमेल ने सेलेक्ट किया है कि भाई इस मेल के साथ में रिप्रोडक्शन करना है। उसी प्रकार से बहुत सारी फीमेल के अंदर कंपटीशन हुआ और फाइनली एक फीमेल कंपटीशन के अंदर जीती, और एक फीमेल कंपटीशन के अंदर जीती जिसको सब मेल ने क्या किया, सेलेक्ट किया। तो ये तो होती है नेचर के अंदर नॉर्मल कंडीशन की पोलीगाइनी क्या होती है और पोलीएंड्री क्या होती है। अब इनको किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया है, अब मैं आपको नोटिस भी करवा लेता हूं। तो सेक्सुअल सिलेक्शन जो होता है, एक तो होता है सेक्सुअल सिलेक्शन, एक तो हो सकता है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन, और एक होता है इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। एक तो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन होता है और एक इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इंटर का मतलब होता है अलग अलग और इंट्रा का मतलब होता है सेम। अब अलग अलग क्या होंगे,
अलग अलग होंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल, अलग अलग क्या होंगे, मेल एंड फीमेल। और इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर सेम सेक्स के मध्य आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा सेम के सेक्स के मध्य। और यहां पर क्या है, डिफरेंट यानी मेल एंड फीमेल के मध्य। अब फीमेल को इंप्रेस करना है एक मेल को, तो उसके पास में क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर मोस्टली क्या करेगी, फीमेल सेलेक्ट ए मेल, क्या करेगी, फीमेल सेलेक्ट ए मेल। अब फीमेल एक मेल को कैसे सेलेक्ट कर सकती है, उसके अट्रैक्टिव फीचर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, अट्रैक्टिव फीचर्स के बेसिस पे। अट्रैक्टिव फीचर्स उसके क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, कि फीदर्स या विंग्स ऑफ पीकॉक, कलरफुल, फीदर्स ऑफ पीकॉक, पीकॉक हो गया। देन और मैंने आपको क्या एग्जांपल दिए कि नेस्ट फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, माने ऑफ लोइन, यानी कि जो लोइन का चेहरा होता है उसकी आंखों के ऊपर जो बड़े बड़े बाल होते हैं वो उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आंखों की जो साइज है। आप कभी भी शेर को डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप कभी भी शेर को देखते हो करीबी से, तो आप उसका जो चेहरा होता है वो आप देखते हो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा डरावना होता है। तो माने ऑफ लोइन यानी कि जिसका चेहरा ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। और माने क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े आंखों वाले बाल होते हैं ना, उनको अपन माने बोलते हैं, आंखों वाले। और उसके मुंह के ऊपर नाक के जस्ट नीचे बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वे सब क्या होते हैं, माने का पार्ट होते हैं। यानी कि उसके दिखने में कैसे हैं, ज्यादा चेहरा जितना ज्यादा डरावना होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो उस फीमेल को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी फीमेल है वो मेल को सेलेक्ट करेगी, मेल जो है वो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसीलिए आप शेर मेल एंड फीमेल के अंदर आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। फीमेल के पास में ज्यादा माने नहीं होते, यानी कि उसका चेहरा है वो सिंपल होता है, लेकिन जो मेल का चेहरा है वो बहुत ज्यादा खूंखार होता है। वो क्यों होता है कि फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ही ऐसा होता है। और फीमेल को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा किसकी है, फीमेल की है। और रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा फीमेल की है, तो फीमेल को अपने आप ही क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। तो माने ऑफ लोइन हो गया। एंड बर्ड पाउच, ब्रॉड पाउच, ब्रॉड पाउच इन सी हॉर्स, जैसे कि मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया। नेचुरल पैड्स, नेचुरल पैड्स इन फ्रॉग, नेचुरल पैड्स इन फ्रॉग। तो ये बातें थी कि इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन कैसे हो सकता है, कि एक फीमेल को मेल कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन कैसे हो सकता है, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक ही मेंबर है, यानी बहुत सारे मेल हैं, उनमें से एक मेल सेलेक्ट हो रहा है। फीमेल उस सिलेक्शन के अंदर इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करती। इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर फीमेल इंटरफेयर नहीं करती। जैसे नेक्स्ट पेज में आपको मैं बताऊं कि फीमेल not interfering मेल्स को फीमेल इंटरफेयरिंग नहीं करती। अब मेल्स को फीमेल इंटरफेयरिंग नहीं करती तो वो क्या करती है, फीमेल जो है वो इंतजार करती है। फीमेल इंतजार किस बात का करती है, कि कैसे भी इनमें से एक मेल है वो अपने आप को फिटेस्ट शो कर सके। वो इंतजार किस बात का कर सकती है,
कि एक मेल है वो अपने आप को बेस्ट शो करे, अपने आप की जो फिटनेस है वो बेस्ट शो कर सके, और जब वो अपने आप की फिटनेस बेस्ट शो कर देगा तो फिर उसको सेलेक्ट किया दिया जाएगा। तो एक मेल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है कि यहां पर नो मैटर ऑफ अट्रैक्टिव फीचर, अट्रैक्टिव फीचर यानी कि अट्रैक्टिव फीचर यहां पर कोई मायने नहीं रखेगा। अट्रैक्टिव फीचर है वो यहां पर कोई मायने नहीं रखेगा। यहां पर मायने क्या रखेगा कि उसकी स्ट्रोंगनेस क्या है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बिटवीन सेम सेक्स या जेंडर, सेम जेंडर के मध्य कंपटीशन होता है। अब सेम जेंडर के मध्य कंपटीशन होता है तो क्या वो चीजें मायने रखेंगी? सेम जेंडर के मध्य कंपटीशन हो रहा है तो क्या वो चीजें मायने रखेंगी? यानी कि एक मेल अच्छा दिख रहा है, एक मेल जो बहुत अच्छा दिख रहा है तो उसको देख के सारे मेल चले जाएंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। एक मेल को दूसरे मेल से कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है, बस उसके अंदर क्या चाहिए? स्ट्रोंगनेस चाहिए, क्योंकि उसको क्या करना है? कंपटीशन करना है, यानी कि उसको झगड़ना है, लड़ना है। तो लड़ने झगड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? स्ट्रोंगनेस चाहिए। और स्ट्रोंगनेस किसके बेसिस पे हो सकती है? हो सकता है कि उसके नेल्स बड़े हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दो ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जिसको आप हथियार भी बोल सकते हो। ऑर्नामेंट हथियार जैसी स्ट्रक्चर पैदा हो सकती है, जैसे नेल्स हो गया, हॉर्न्स हो गया यानी सींग कितने भारी हैं वो हो गई, मसल्स की स्ट्रोंगनेस कितनी है वो मैटर कर दी, एंड एनर्जी कितनी ज्यादा है वो मैटर कर दिया। तो बहुत सारे शेरों के मध्य लड़ाई हुई, हो सकता है उन्होंने नेल्स के बेसिस पे कर दिया, हो सकता है वो टीथ भी मैटर करते हैं। टीथ यानी दांत, बड़े बड़े दांत जो होते हैं। तो नेल्स के बेसिस पे उन्होंने कंपटीशन जीत लिया, बहुत सारे मेल्स ने लड़ाई की, जिसकी सबसे स्ट्रॉन्ग नेल्स थे उसके बेसिस पे उसने कंपटीशन जीता, या जिसके भारी सींग थे। ऐसे एनिमल्स जो सींग थे वो आपस में झगड़ रहे हैं, जैसे जंगली भैंसे। जंगली भैंसों के अंदर भी जो मेल भैंसे होते हैं, जंगली भैंसे, उसके अंदर भी कंपटीशन होता है। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो आपस में सींगों के बेसिस पे लड़ते हैं। एनर्जी किसकी ज्यादा है? मसल्स स्ट्रोंगनेस, यानी कि शेरों के अंदर मसल्स स्ट्रोंगनेस मैटर करती है। जिसकी मसल्स जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है वो कंपटीशन के अंदर उसी प्रकार से हराया जाएगा। तो ये सब कुछ होने के बाद में फाइनल कौन जीतेगा? एक मेल जीतेगा। ये सब कुछ फाइनल होने के बाद में कौन जीतेगा? एक मेल, कि उसने लड़ झगड़ के अपने दांतों से, हाथों से, मसल्स से, नाखूनों से कैसे भी करके क्या कर लिया? विनर बन गया। कैसे भी क्या बन गया? वो एक विनर बन गया। अब ये जो फीमेल है, ये फीमेल है यहां पर वेट कर रही थी, ये फीमेल इसको क्या कर लेगी? सेलेक्ट कर लेगी इस मेल को। यानी कि डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर रही थी, वो आराम से देख रही थी कि इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर कौन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा है। जो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा उसको क्या बोलेंगे? विनर बोलेंगे। और विनर को ये फीमेल सेलेक्ट कर लेगी, उसके साथ में रिप्रोडक्शन कर लेगी, और फीमेल को यहां पर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। फीमेल को यहां पर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, यानी कि जो लूजर होंगे, वो लूजर होंगे वो उस एरिया को छोड़ देंगे। लूजर होंगे यानी जो कंपटीशन के अंदर हार गए वो उस एरिया को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। उस एरिया को छोड़ के वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे। और जो सेलेक्ट हुआ है, जो बेस्ट फिटेस्ट है, जो सर्वाइवल है, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बात बताई कि यहां पर विनर कौन है? यहां पर विनर क्या है? एक ही मेल है। यहां पर विनर कौन है? एक ही मेल है, और बहुत सारी फीमेल हैं वो उस एक मेल को सेलेक्ट कर लेंगी। तो यहां पर स्ट्रेस किसके पास था? मेल के पास ही तो था। यही कंडीशन में आपको यहां पर बताना चाह रहा था, यही कंडीशन में यहां पर बताना चाह रहा था कि ये जो एक मेल आया है वो इतने सारे जतन करके यहां तक इस लेवल तक पहुंचा है। ये एक मेल है, तो यानी कंपटीशन किस में हुआ था? मेल्स में हुआ था, जिसकी वजह से एक मेल बचा है। और अगर पोली एंट्री कंडीशन होगी तो इसका जस्ट रिवर्स किस में हो जाएगा? फीमेल्स में, यानी कंपटीशन होना फीमेल्स में स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये सिचुएशन इस प्रकार से बनी है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी फीमेल और एक मेल कैसे है। ये जो एक मेल हुआ है ये काफी ज्यादा कंपटीशन करने के बाद में यहां तक पहुंचा है, यानी कि यहां तक पहुंचा है तो स्ट्रेस भी किसके पास था, मेल के पास ही था कि कब उसको सेलेक्ट किया जाएगा या सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो हारेगा जीतेगा, ये सब की टेंशन किसकी थी, मेल की थी। तो इसका मतलब स्ट्रेस किसके पास था, मेल के पास में था। अब हो सकता है वो अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे सेलेक्ट हुआ हो या हो सकता है कि वो लड़ झगड़ के बेसिस पे सेलेक्ट हुआ हो। तो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर फीमेल है वो इंटरफेयर करती हैं, जो सबसे अच्छा दिखता है उसको फीमेल अपने आप ही सिलेक्ट कर लेती हैं, और जो लूजर होते हैं यानी जिसको सिलेक्ट नहीं किया जाता वो उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर होता है कि जो कंपटीशन होगा सेम सेक्स के मेंबर्स के मध्य, तो वहां पर अट्रैक्टिवनेस कोई मैटर नहीं करेगी, वहां पर तो मैटर करेगी कि ताकतवर कौन है। इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर अट्रैक्टिवनेस कोई मैटर नहीं करेगी, वहां पर तो मैटर करेगी कि कोई भी ताकतवर कितना है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। और इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर डायरेक्ट कंपटीशन होगा और फीमेल का इंटरफेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। फीमेल तब इंटरफेयर करेंगी सारा कंपटीशन होके, एक मेल है वो जीत जाएगा फिर उसको फीमेल सेलेक्ट कर लेगी, इसके अलावा उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। जंगलों के अंदर कभी भी आप मेल एंड फीमेल शेर को लड़ते हुए नहीं देखोगे, आप सिर्फ और सिर्फ दो मेल शेरों को लड़ते हुए देखोगे, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन, यानी दो शेर आपस में लड़ रहे हैं और दो शेर आपस में लड़ेंगे, जिसके बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। जो जीतेगा वो उस एरिया में रहेगा और जो हारेगा वो उस एरिया में नहीं रहेगा। और जो फीमेल है वो हमेशा हारे हुए इंसान के साथ नहीं रहती है, जीते हुए इंसान के साथ ही रिप्रोडक्शन करेगी। इंसान क्या, जानवर जो भी बोलो, यानी कि इवोल्यूशन या इकोलॉजी के अंदर इंसान वो फिट नहीं बैठता। तो जो लूजर एनिमल है उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए फीमेल कभी भी सिलेक्ट नहीं की करेगी, जिसको विनर में मेल है उसी को फीमेल रिप्रोडक्शन करने के लिए सेलेक्ट करेगी। फिर अगर किसी फीमेल को रिप्रोडक्शन करने के लिए मिला ही नहीं कोई मेल, अगर किसी फीमेल को रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई मेल नहीं मिला, तब हो सकता है कि लूजर को सेलेक्ट किया जाए, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, विनर मेल को। इसी के बेसिस पे अपन बार बार नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं। डार्विन इस बात को बार बार बताया जा रहा है कि जो नेचर के अंदर बेस्ट फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है, नेचर सबसे पहला मौका उसी को देगी। और जब वो बेस्ट फिटेस्ट एनिमल सारे मौके लेके छोड़ देगा, फिर जो लूजर सर्वाइवल है यानी कि जो फिट नहीं है उनको मौका दिया जाएगा। जब जो बेस्ट फिटेस्ट एनिमल है वो अपने मौके अपने रिसोर्सेज छोड़ देंगे, तब वो मौके किसको दिए जाएंगे, लूजर्स को दिए जाएंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी किसकी है, जो विनर है, जो बेस्ट फिटेस्ट है, उसी को सर्वाइवलशिप का मौका पहले दिया जाएगा। तो ये होता है आपका सेक्सुअल सिलेक्शन। उसके बाद में ये बात कौन सी थी, पॉलीगेमस। और एक कंडीशन होती है मोनोगेमस। एक कंडीशन क्या होती है, मोनोगेमस। मोनोगेमस क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इक्वल होता है, वेन यानी कि जब मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इक्वल होता है तो उस कंडीशन को मोनोगेमस कहते हैं। वेन रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज इक्वल इन मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्टिव कॉस्ट अगर इक्वल रहेगा तो वहां पर आपको एक तो मेल दिखेगी और एक फीमेल दिखेगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इक्वल है तो फिर बेनिफिट भी इक्वल ही रहेगा। यहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, यहां पर आपको एक मेल दिखेगी एक फीमेल दिखेगी, यानी कि नेचर के अंदर एक मेल है वो लाइफ टाइम एक ही फीमेल के साथ में रिप्रोडक्शन करेगा, या फिर एक फीमेल है वो लाइफ टाइम एक मेल के साथ में रिप्रोडक्शन करेगा। ये जो फॉर्मूला है वो कौन अपनाते हैं, ह्यूमंस इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, जिसका रिप्रोडक्टिव कॉस्ट एंड रिप्रोडक्टिव बेनिफिट जो है वो इक्वल होता है। इस प्रकार से एक मेल एंड एक फीमेल यानी मोनोगेमस कंडीशंस है वो बहुत कम देखने को मिल सकती है, कुछ अमाउंट में। 100% तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ अमाउंट में ये किस में देखने को मिल सकती है,
यानी सम क्वांटिटी या सम अमाउंट, कुछ भी बोलो, सम प्रोबेबिलिटी बोलो, प्रोबेबली इन ह्यूमंस, यानी 100% तो ह्यूमन में नहीं दिखाई देती, तो ये प्रोबेबली सब में ज्यादा, सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है, ह्यूमंस के अंदर ये देखने को मिलती है कि अपनी लाइफ में एक मेल है वो सिर्फ एक ही फीमेल के साथ में क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करता रहेगा और अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता रहेगा। तो ये होता है आपका सेक्सुअल सिलेक्शन। देन अब उसके बाद की क्लास में अपन स्पेसिएशन पढ़ेंगे और इवोल्यूशन के कुछ एविडेंस देखेंगे कि पुराने एनिमल से नए एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसा कि अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स से अपना ओरिजिन हुआ है, अपन से पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर बहुत ही छोटी साइज के एनिमल्स थे, उसके बाद में जलीय जीवन आया, जलीय जीवन के बाद में स्थलीय जीवन आया। तो ये सब कैसे आया और उसके क्या अपने पास एविडेंस है जिसके बेसिस पे अपन ये बात बोल सकते हैं कि हाँ इसकी लाइफ के बेसिस पे अपने पास में ये लाइफ आई है। यानी आज अपन बोल रहे हैं कि जलीय जीवन से अपन आए, यानी अपन किससे बने हुए हैं, मछलियों से। मछलियों के बाद में कौन है, एम्फीबियन है, एम्फीबियन के बाद में रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के बाद में बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। तो अपने पास में इस चीज के क्या एविडेंस है, अपने पास में इस चीज के क्या एविडेंस है कि अपन ये बात बोल सकें कि अपना ओरिजिन है वो फिशिस से हुआ है या रेप्टाइल से हुआ है या बर्ड से हुआ है। तो इन सब के एविडेंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अपन क्या क्या सबूत दे सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।